आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ सप्लाई। इसके पहले मैंने सप्लाई का इंट्रोडक्शन, इंडिविजुअल सप्लाई, मार्केट सप्लाई, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई और एजम्पशन ऑफ सप्लाई मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। वो सारे वीडियोस आप देख लीजिए, फिर उसके बाद ये कंटिन्यू कीजिए। रीज़न क्या है कि जैसे लॉ ऑफ सप्लाई का जो स्केड्यूल है और जो डायग्राम है वो जैसे इंडिविजुअल सप्लाई का मैंने वहाँ पे बताया, वो सेम चीज़ यहाँ पे भी वो सेम टेबल रहेगा, सेम एक्सप्लेनेशन रहेगा लॉ ऑफ सप्लाई में, स्केड्यूल्स एंड डायग्राम। तो अगर आप वो देख लेते हो तो आपका इंडिविजुअल सप्लाई, मार्केट सप्लाई प्लस लॉ ऑफ सप्लाई का इंट्रोडक्शन भी कवर हो जाएगा। ओके, चलो पहले जब आप लॉ ऑफ सप्लाई अगर क्वेश्चंस पूछता है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो का, यहाँ पे आई बटन में देख लीजिए, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन पूछता है लॉ ऑफ सप्लाई तो उसके साथ क्या पूछेगा, या तो एजम्पशन पूछेगा या क्या पूछेगा, अजम्पशन, या तो फिर क्या पूछेगा, एक्सेप्शन पूछेगा। क्या पूछेगा, एजम्पशन या तो एक्सेप्शन। लेकिन जब आप क्वेश्चन पूछा, चाहे एजम्पशन पूछने दो या एक्सेप्शन पूछने दो, अगर पूछा एक्सप्लेन द लॉ ऑफ सप्लाई, एक्सप्लेन इट एजम्पशन विथ एजम्पशन और एक्सेप्शन, दोनों पूछा तो कोई बात नहीं। अगर कोई एक पूछा तो भी आपको दोनों लिखना है, एजम्पशन एक्सेप्शन दोनों लिखना है। हाँ, आप जो जैसे एजम्पशन पूछा है तो आप उसका 4 से 5 पॉइंट का एक्सप्लेनेशन दीजिए। एक्सेप्शन का नहीं पूछा तो सिर्फ आप पॉइंट लिख के छोड़ दीजिए, बट लिखिए, ठीक है। सबसे पहले क्या आना चाहिए, इंट्रोडक्शन आना चाहिए। अब इंट्रोडक्शन कैसे आप स्टार्ट करोगे, लॉ ऑफ सप्लाई इंट्रोड्यूस बाय दी डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल। कहाँ पे, इन हिज बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक, जो पब्लिश हुआ था 1890 में। लॉ ऑफ सप्लाई क्या एक्सप्लेन करता है, फंक्शनल रिलेशन। फंक्शनल रिलेशन किसके बीच में, प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में। क्या रिलेशन, क्या एक्सप्लेन करता है, फंक्शनल रिलेशन। मतलब प्राइस अगर बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगा, प्राइस अगर कम होगा तो सप्लाई भी क्या होगा, कम होगा। ये इसके बीच में एक्सप्लेनेशन, फंक्शनल रिलेशन क्या करता है, एक्सप्लेन करता है रिलेशनशिप। ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद ये इंट्रोडक्शन के बाद आपका स्टेटमेंट होना चाहिए। स्टेटमेंट के ऊपर आपको 1 मार्क्स रहता है, याद रखना, ठीक है। स्टेटमेंट आपका करेक्ट होना चाहिए। अब स्टेटमेंट क्या है, देखो जो लॉ ऑफ सप्लाई है उसका एक 2 लाइन में अगर ब्रीफिंग किया जाए, मतलब बताया जाए, तो वो एक स्टेटमेंट बन जाता है। अब अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल, अदर थिंग बीइंग इक्वल, ये इसका मीनिंग क्या होता है पता है, अदर थिंग बीइंग इक्वल। यहाँ पे क्या प्राइस है, यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाइड है। प्राइस को छोड़ के, क्या मैंने बोला, प्राइस को छोड़ के बाकी मतलब आप समझो कि सप्लाई क्यों चेंज होता है, क्योंकि हमने पढ़ा यहाँ पे, देखो सप्लाई क्यों चेंज होता है, ये सारे फैक्टर्स की वजह से, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर्स हो गया, प्राइस हो गया, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हो गया, नेचुरल क्लाइमेटिस कंडीशंस हो गया, राइट। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो सप्लाई को चेंज करते हैं। लेकिन लॉ ऑफ सप्लाई को एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ प्राइस को छोड़ के, मतलब ये प्राइस को छोड़ दो, बाकी जितने भी फैक्टर्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। तो प्राइस इज अदर, देखो प्राइस को छोड़ के बाकी जितने भी अदर्स हैं, ये अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट और अदर थिंग बीइंग इक्वल, अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। प्राइस को छोड़ के बाकी जितने भी अदर थिंग्स हैं वो सब क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। इसके लिए मैंने उसमें एजम्पशन में बोला था, क्या बोला था, कि प्राइस को एजम्पशन अज्यूम किया कि लॉ ऑफ सप्लाई अप्लीकेबल होगा, और जो डिटर्मिनेंट्स है, प्राइस को छोड़ के जितने भी डिटर्मिनेंट्स है उसके आगे नो चेंज लगा दो या उसके बाद में रिमेन कांस्टेंट लगा दो, आपका एजम्पशन बन जाता है। एक्सप्लेनेशन भी मैंने बताया इसका प्रीवियस वीडियो में, आप जाके देख लीजिए, ठीक है। तो अब अदर थिंग बीइंग इक्वल का मतलब समझ गया ना, कि प्राइस को छोड़ के बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं सप्लाई के वो क्या रहेंगे, इक्वल होंगे, कांस्टेंट होंगे, चेंज नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला, हायर द प्राइस, जब प्राइस हायर रहेगा तो क्वांटिटी सप्लाइड क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। हायर द प्राइस ऑफ कमोडिटी, ग्रेटर इज द क्वांटिटी सप्लाइड। मतलब जब प्राइस ज़्यादा रहेगा तो ग्रेटर मतलब ज़्यादा क्वांटिटी सप्लाइड रहेगा। अगर प्राइस लो है तो क्या है, एंड लोअर द प्राइस ऑफ कमोडिटी, जब प्राइस क्या रहेगा, लो रहेगा कमोडिटी का, तो स्मॉलर क्वांटिटी क्या किया जाएगा, सप्लाई किया जाएगा। सिंपल है। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद है कि हायर द प्राइस लोअर द, हायर द सप्लाई लोअर द प्राइस लोअर द सप्लाई, हायर द प्राइस ऑफ कमोडिटी ग्रेटर क्वांटिटी सप्लाइड, लोअर द प्राइस ऑफ कमोडिटी स्मॉलर क्वांटिटी सप्लाइड। याद हो गया ना, ओके चलो। उसके बाद इसका एक्सप्लेन किया है कि व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस सप्लाई ऑफ द कमोडिटी आल्सो इंक्रीजेस, व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिक्रीजेस सप्लाई आल्सो डिक्रीजेस, है ना। उस तरीके से यहाँ पे देखो एक्सप्लेनेशन दिया है इस स्टेटमेंट ऑफ लॉ का, इसका आपको 1 मार्क्स मिलता है। उसके बाद यहाँ पे सिम्बॉलिकली लिखना पड़ता है, सप्लाई एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ पी एक्स, मतलब एनी चेंज इन प्राइस विल लीड्स टू चेंज इन सप्लाई। अगर कोई कमोडिटी, जैसे एक्स इज अ कमोडिटी, अगर कोई
कमोडिटी का प्राइस, ठीक है, अगर कोई कमोडिटी का प्राइस चेंज होता है तो उसके सप्लाई के ऊपर क्या होगा, इफेक्ट होगा। देयरफॉर वी से सप्लाई इज द फंक्शन ऑफ प्राइस। सो सप्लाई चेंज होता है किसकी वजह से, प्राइस की वजह से। एनी चेंज इन प्राइस विल लीड्स टू चेंज इन सप्लाई, सो सप्लाई इज द फंक्शन ऑफ प्राइस। ओके, यहाँ पे लिखा है तो आप ये जो है लिख सकते हो। एस मतलब क्या होता है, एस एक्स मतलब क्या है, एफ मतलब क्या है, एंड पी मतलब क्या है, ठीक है। चलो अभी देखो ये डायग्राम है वेरी सिंपल, जो हमने इंडिविजुअल सप्लाई में देखा था कि 10 20 ये प्राइस है, ये क्वांटिटी सप्लाइड है। अब इसका आपको डायग्राम बनाना है या आपको इसको एक्सप्लेन करना है। तो अब ये प्राइस है, जब प्राइस 10 रुपये था क्वांटिटी सप्लाइड 100 था, जब प्राइस 20 हुआ तो 200 हो गया, 30 हुआ तो 300 400। यही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी कमोडिटी। देखो व्हेन प्राइस राइजेस from 10 to 20 30 40 50 the quantity supplied also rises from 100 to 200 300 400 and 500 respectively। ये टेबल को उस तरीके से एक्सप्लेन किया, राइट। ये y एक्सेस है, ये क्या है, x एक्सेस है, ठीक है। ये मेरा जो है नीचे क्या रहेगा, क्वांटिटी, x एक्सेस क्या रहेगा, क्वांटिटी सप्लाइड है, और ये मेरा क्या है, y एक्सेस प्राइस है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूंगा प्राइस में क्या है, 10 से 50 है, 10 20 30 40 50, ओके। क्वांटिटी सप्लाइड 100 से लेके 200 300 400 एंड 500। जब 110 रुपीज़ प्राइस था तो क्वांटिटी सप्लाइड कितना, 100 था। तो ये इधर से ऐसा आप ज्वाइन करके बना सकते हो। जब 20 था तो 200 था, जब 30 रुपीज़ था तो 300 था, राइट। इस तरीके से जो है बना सकते हैं। फिर ये 400 हो गया, जब 40 रुपीज़ था तो 400 था, 5। तो इस तरीके से इसका क्या बनेगा, एसएस का, दैट मीन्स व्हाट, सप्लाई अपवर्ड। क्या है ये, सप्लाई अपवर्ड का। क्यों सप्लाई अपवर्ड है, बिकॉज प्राइस एंड सप्लाई के अंदर क्या है, रिलेशनशिप है। हायर द प्राइस higher the supply, lower the price, lower the supply, that means there is a direct relationship between price and supply, ठीक है। यहाँ पे देखो एक्सप्लेनेशन भी दिया है कि there is a direct relationship between price and quantity supplied, ओके, विच इज शोन इन 4.4 डायग्राम्स, जो हम लोग नीचे अगर देखेंगे। अब ये डायग्राम को एक्सप्लेन कैसे करोगे आप, सबसे पहले आपका देखो यहाँ पे पॉइंट लिखा है, सबसे पहले फर्स्ट थर्ड पॉइंट, वाई एक्सेस क्या शो कर रहा है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, एक्स एक्सेस क्या शो कर रहा है, क्वांटिटी ऑफ, देखो एक्स एक्सेस शो द रिप्रेजेंट क्वांटिटी सप्लाइड एंड वाई एक्सेस रिप्रेजेंट द प्राइस, है ना। और ये एस एस कर क्या है, सप्लाई स्लोप अपवर्ड कर है, क्या है, अपवर्ड का। अपवर्ड मतलब क्या हो रहा है, यहाँ से नीचे से ऊपर जा रहा है ना, किधर, लेफ्ट टू राइट से जा रहा है। ये आपका लेफ्ट हो गया, ये राइट है। अब देख लीजिए लेफ्ट से क्या हो रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है, तो लेफ्ट से राइट जा रहा है, तो लेफ्ट टू राइट हो रहा है। क्यों, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशनशिप है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड, ओके। समझ में आ गया आपको, ठीक है। ये देखो डायग्राम यहाँ पे इस तरीके से बना है, ओके। उसके बाद फिर जो है आप डायग्राम पहले बना दीजिए, एक्सप्लेनेशन बाद में कीजिए उसके 2 लाइन, ठीक है। एक्सप्लेनेशन कैसे मैंने आपको बताया कैसे करना है आपको। सबसे पहला पॉइंट क्या आना चाहिए, वाई एक्सेस शोज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, एक्स एक्सेस शोज क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, ठीक है। ये आपका एक पहला पॉइंट। एस एस क्या है, सप्लाई करो है, वो अपवर्ड है, क्या है, अपवर्ड है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। रीजन क्या दोगे लेफ्ट टू राइट, बिकॉज देर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। उसके आगे आप एक्सप्लेन करना है, व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी ₹10, द क्वांटिटी सप्लाइड 100 यूनिट, व्हेन प्राइस इंक्रीजेस फ्रॉम 20 to 30, 30 to 40, द क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज फ्रॉम 200 to 300, 300 to 400, है ना। सो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। एजम्पशन मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। जो डिटर्मिनेंट्स था वही सेम एजम्पशन है, सिर्फ उसके पॉइंट के आगे नो चेंज या उसके पॉइंट के बाद रिमेन कांस्टेंट, ओके। अब हम डिस्कस करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई, ठीक है। तो अब जब एग्जाम में आएगा तो इसमें आप 5 पॉइंट 5 लिखोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। 5 पॉइंट दैट इज इनफ। अगर 4 मार्क के लिए पूछा तो 6 पॉइंट, अगर 8 मार्क के लिए पूछा तो 5 पॉइंट एजम्पशन का, 5 पॉइंट एक्सेप्शन का, इंट्रोडक्शन, स्टेटमेंट, टेबल, डायग्राम, फिर उसके बाद मानिए जैसे लॉ ऑफ सप्लाई है, तो लॉ ऑफ सप्लाई में एक्सेप्शन में वही पॉइंट रहेंगे जो नॉट अप्लीकेबल रहेंगे। अब नॉट अप्लीकेबल मतलब क्या होता है वो आपको समझना है। देखो नॉट अप्लीकेबल मतलब क्या होता है, सप्लाई का रूल क्या है, हायर द प्राइस हायर द सप्लाई, लोअर द प्राइस
लोअर द सप्लाई। लेकिन ये एक्सेप्शन के केस में डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता है, क्या हो जाता है, इनवर्स रिलेशनशिप। कैसे, पहला देखो पॉइंट, लेबर सप्लाई। अब मान लीजिए कि एक लेबर है, ठीक है। अब एक लेबर जो है 6 आवर्स काम करता है, ठीक है, उसको 200 मिलता है 6 आवर्स काम करने का। फिर उसने क्या किया कि जो है 6 आवर्स से 8 आवर्स कर दिया, ठीक है, नंबर ऑफ आवर्स उसने बढ़ा दिया, तो उसका वेजेस सैलरी क्या हो गया, अब जो है 400 हो गया, ठीक है, एक्स्ट्रा ओवर टाइम करने लग गया। अब उसके बाद 8 आवर्स के बाद 10 आवर्स करने लग गया उसको, तो उसका सैलरी 500 हो गया। मतलब हर आवर जैसे नंबर ऑफ आवर्स इंक्रीज करता है वैसे वैसे उसका वेजेस भी क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। अब ये पर्सन है, अब उसके बाद अगर उसको कोई बोले 12 घंटा काम करेगा, आपको जो है 700 दूंगा, 700 वेजेस मिलेगा, तो क्या वो वर्क करेगा पर्सन? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये वाले पॉइंट पे क्या है, वो पॉइंट पे एक ह्यूमन बीइंग, ही इज़ नॉट मशीन, ही इज़ ह्यूमन बीइंग, लाइक लेबर है, तो वो क्या कर सकता है, एक पर्टिकुलर टाइम के वो एक कैपेसिटी उसका होता है, उस कैपेसिटी के बाद वो एक्स्ट्रा वर्क नहीं कर सकता है, ठीक है। ये एक कंडीशन हो गया, है ना। तो इसके लिए क्या होता है कि अब यहाँ पे उसको 700 मिल रहा है, मतलब हाई प्राइस मिल रहा है, लेकिन सप्लाई क्या होगा, कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि ही इज़ नॉट विलिंग टू डू दैट, ठीक है। क्योंकि रीज़न सिंपल दिया है, इसलिए नहीं करेगा क्योंकि उसका खुद का एक पर्सनल टाइम है, राइट। ही इज़ नॉट लाइक मशीन, ही इज़ ह्यूमन बीइंग, राइट। इसके लिए क्या हो जाता है कि एक्सेप्शन में लेबर सप्लाई का अप्लीकेबल नहीं होता है और इसका कर्व बैकवर्ड बाइंडिंग होता है। रुको और हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। देखो, लेबर सप्लाई इज टोटल नंबर ऑफ आवर्स वर्कर, ये मैं रफ कर देता हूँ, टोटल नंबर ऑफ आवर्स दैट वर्कर्स एट गिवन वेज रेट। ये जो वेज रेट होता है वो नंबर ऑफ आवर्स के हिसाब से वो करता है, ठीक है। 6 आवर्स करेगा 200 मिलेगा, 8 आवर्स करेगा 400 मिलेगा, 10 आवर्स करेगा तो 500 मिलता है, राइट। इट रिप्रेजेंट ग्राफिकली बाय द सप्लाई कर्व, ठीक है। इन द केस ऑफ लेबर द वेज रेट राइजेस, द सप्लाई लेबर आवर्स टू वर्क वुड इंक्रीज, है ना। जैसे वेजेज रेट जब बढ़ता है तो उसका नंबर ऑफ आवर्स जो है वो भी क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। सो द सप्लाई का स्लोप अपवर्ड, इसके लिए सप्लाई कर क्या होता है, स्लोप अपवर्ड होता है। आगे चल के हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, कर्व के बारे में डिस्कस करेंगे। सप्लाई ऑफ द लेबर, ठीक है, आवर्स फॉल, जब क्या होता है, सप्लाई फॉल होता है, जब मतलब जब सप्लाई कम हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, विथ फर्दर राइज इन वेज रेट एंड सप्लाई कर्व बैकवर्ड बेंडिंग, और उसके बाद क्या होता है, उसका वेज रेट बढ़ता है जस्ट बिकॉज ऑफ दी ही हैज़ दैट एक्सपीरियंस, ठीक है। आगे चल के पढ़ते हैं हम लोग। दिस इज बिकॉज द वर्कर वुड प्रिफर टू लेजर, ये पॉइंट सबसे मेन इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट का। लेजर मतलब फ्री टाइम टू वर्क आफ्टर रिसीविंग द हायर अमाउंट ऑफ वेजेस। अगर उसको ये 10 आवर्स 8 आवर्स काम करके 10 आवर्स करके उसको अच्छा खासा सैलरी मिल रहा है, ज़्यादा सैलरी मिल रहा है, तो फिर वो 12 घंटा क्यों काम करे? समझ रहे हो मेरी बात, राइट। सो ये चीज़ बताए कि अप्लीकेबल नहीं है। 10 आफ्टर सर्टन पॉइंट, मतलब एक पॉइंट के बाद क्या करेगा, वो जो उसको वेजेस रेट मिलेगा वो उस पर क्या करेगा, उसी पे वर्क करेगा, उससे ज़्यादा वो सप्लाई नहीं कर सकता। सप्लाई करना दैट मीन्स ही कैन नॉट वर्क मोर, ओके। अब ये टेबल है, उसको 100 रुपीज़ मिलता था, 5 घंटा करता था, 200 मिलता था तो 7 आवर्स काम करता था। उसके बाद यहाँ पे पर डे का उसको, ठीक है, अब उसको जो है पर आवर्स का जो है 300 मिलता था तो 6 आवर्स काम करने लग गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए क्योंकि उसका जो वेज पर आवर्स का वेज है वो क्या हो गया, बढ़ रहा है, लेकिन नंबर ऑफ आवर्स क्या हो रहा है, वो कम हो रहा है। तो इसके लिए अल्टीमेटली उसका टोटल वेजेस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसकी वजह से सप्लाई कर क्या होता है, बैकवर्ड बैंडिंग होता है, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन आप नोट्स में रीड करके आप समझ जाइएगा। मेन जो पॉइंट मैंने आपको बताया, बिकॉज वो क्या करता है कि इफ ही इज गेटिंग मोर सैलरी और मोर वेजेस एट लेसर टाइम, तो वो क्यों एक्स्ट्रा वर्क करेगा, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि वाई ही गेट दी सैलरी, जस्ट बिकॉज लाइक उसका जो नंबर ऑफ आवर्स है, ठीक है, अगर वो वेजेस पर डे का जो है नंबर ऑफ आवर्स एक्स्ट्रा वर्क करता है तो उसकी वजह से उसका वेजेस क्या होता है, बढ़ता है। आप समझिए कि ही गॉट एक्सपीरियंस, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, बढ़ता है। अब देखो यहाँ पे लिखा भी है, जैसे आप पढ़ सकते हैं, रिप्लेस बैकवर्ड बेंडिंग। इनिशियली स्टार्टिंग में उसको, अब मान लीजिए अब जॉब लगता है तो आपको कम सैलरी मिलता है, जैसे जैसा एक्सपीरियंस उसके हिसाब से आपका सैलरी बढ़ते रहता है, राइट। तो उसके हिसाब से आपका नंबर ऑफ आवर्स भी क्या होता है, कम हो जाता है। इन शॉर्ट अगर हमको समझना है तो जैसे मैनेजर का पोस्ट हो गया तो सैलरी ज़्यादा रहता है बट नंबर ऑफ आवर्स क्या आता है, उसका कम रहता है ना। ओके, नाउ एग्रीकल्चर गुड्स, तो ये अप्लीकेबल क्यों नहीं है, क्योंकि हायर वेजेस पे क्या कर रहा है वो, लो सप्लाई हो रहा है, इसके लिए इन्वर्स हो गया, तो इसके लिए अप्लीकेबल नहीं है। अब एग्रीकल्चर गुड्स पे कैसे होगा, देखो, एग्रीकल्चर डज नॉट अप्लाई टू एग्रीकल्चर गुड्स एज दे प्रोड्यूस इन स्पेसिफिक सीजन्स
ये स्पेसिफिक सीजन में हो तो इसके लिए ये अप्लीकेबल नहीं है। क्यों, आगे चल के मैं बताता हूँ। ड्यू टू अनफेवरेबल चेंज इन, इफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज लो देन द सप्लाई इट कैन नॉट बी इंक्रीज, ठीक है, इवन हायर प्राइस। अगर आपको हायर प्राइस पे किया जा रहा है कि भाई आप ऑनियन सप्लाई करो, आप टमाटो सप्लाई करो, आपको हम 60 रुपये 100 रुपये पे करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सप्लाई फिर भी क्या होगा, कम होगा। सर क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन ही नहीं हुआ ना, मतलब वो उतना पैदा ही नहीं हुआ, उतना मतलब समझो कि जो प्रोडक्शन होना चाहिए, जो उत्पादन होना चाहिए, वो उत्पादन हुआ ही नहीं। तो हायर प्राइस पे भी क्या करेगा, सप्लाई लो करेगा, राइट। तो इसके लिए हम लोग इसको क्या है, अप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि सप्लाई का रूल क्या है, हायर प्राइस पे क्या होना चाहिए, सप्लाई हायर होना चाहिए, यहाँ पे लेकिन लो है। रीजन क्या दोगे, एग्रीकल्चर गुड्स डिपेंड्स अपॉन दी सीजन, ओके, डिपेंड अपॉन दी मानसून, जैसा बारिश होगा उसके ऊपर डिपेंड है। अगर बारिश नहीं हुआ तो प्रोडक्शन कम होगा, जब प्रोडक्शन कम होगा तो हायर प्राइस पे सप्लाई भी क्या होगा, कम होगा, इसके लिए अप्लीकेबल नहीं है। अर्जेंट नीड ऑफ कैश, आपको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो आप क्या करोगे, लो प्राइस पे सप्लाई ज़्यादा कर दोगे। मान लीजिए आपका दुकान है, आपको अचानक पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट वो बेचने के लिए आप क्या करोगे, कम प्राइस कम दाम लगा के ज़्यादा बेचोगे, ताकि आपको जो है वो माल निकल जाए और आपको जो पैसे चाहिए वो मिल जाए। तो इसके लिए क्या हो रहा है, लोअर प्राइस पे हायर सप्लाई हो रहा है, जो कि सप्लाई का रूल क्या बोलता है, अगर प्राइस लो है तो सप्लाई भी क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। लेकिन ये वाले केस में अप्लीकेबल है क्या, नहीं है। क्यों? क्योंकि लोअर प्राइस पे ज़्यादा सप्लाई कर रहा है, जस्ट बिकॉज ही नीड अर्जेंट कैश, ओके। उसके बाद है पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स मतलब जो खराब हो जाते हैं, है ना, 1-2 दिन में, राइट, कुछ टाइम के बाद, लाइक मीट, फिश, फ्लावर एक्सेट्रा, इवन इफ देयर प्राइस फॉल दे कैन नॉट वेट फॉर लॉन्गर टाइम एंड द प्राइस टू राइज इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सप्लाई। अब यही सेम चीज़ बोल रहा है, दे कैन नॉट वेट फॉर लॉन्गर टाइम फॉर द प्राइस राइज। अब मान लीजिए कि फिश है, ठीक है, अब मार्केट में उसका प्राइस लो हो गया है, तो क्या सेलर नहीं बेचेगा फिश को, बेचेगा ना। क्यों? अगर वो सप्लाई नहीं करेगा तो फिश खराब हो जाएगा ना, वेस्ट हो जाएगा, राइट। तो इसके लिए वो वेट नहीं करता कि प्राइस ज़्यादा रहेगा। अगर आपके पास ऑनियन है तो उसका आप वेट कर सकते हो सालों साल तक, 1-2 साल तक, ठीक है, उसके पास आपके पास टाइम है। लेकिन फिश के केस में आप नहीं कर सकते, फ्रूट के केस में आप नहीं कर सकते हो, कुछ टाइम के बाद वो सड़ जाएगा। तो इसके लिए कम प्राइस पे आप क्या कर दोगे, ज़्यादा सप्लाई करोगे, राइट। सो पेरिशेबल गुड्स का समझ में आया मेरी बात, ओके। रेयर गुड्स मतलब जो जैसे गोल्ड हो गया, है ना, पेंटिंग कोई पुरानी ओल्ड पेंटिंग हो गया पुराने राजा महाराजा का, तो क्या वो रेयर गुड्स है। तो रेयर गुड्स में क्या होता है कि आपको उसके करोड़ों के दाम मिलते हैं, लेकिन सप्लाई क्या होता है, कम होता है ही नहीं ना भाई। आप गांधी जी का एक ही चश्मा है तो उसको आप एक ट्रांसफ़र आप थोड़ी ना ज़्यादा सप्लाई कर सकते हो, सबको चाहिए तो सबको थोड़ी ना मिलेगा, वो तो एक ही है, एक ही पीस है, समझ रहे हो ना। तो उस केस में क्या होता है, हायर प्राइस पे सप्लाई क्या होता है, लो होता है, बिकॉज वो रेयर है, वो ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो आई एम श्योर आपको समझ में आ गया रहेगा एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वेरिएशन इन सप्लाई, ठीक है, उसके टाइप्स।